अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। कुछ वाक़यात सिर्फ खबरें नहीं होते, तारीख के माथे पर लिखा हुआ जख्म होते हैं। वो लम्हे जो सिर्फ एक दिन को नहीं बदलते बल्कि पूरी कौम के शऊर को झंझोड़ देते हैं। पाकिस्तान की हालिया तारीख में एक बार फिर ऐसा ही लम्हा सामने आया है, जहां सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये है कि क्यों हुआ, किसने किया और असल हदफ कौन था। ये वाक़या किसी एक इलाके, किसी एक मसलक या किसी एक तबके का मसला नहीं, बल्कि पूरे मुल्क के अमन, वहदत और इज्तिमाई बका का इम्तहान है। दुश्मन अब सिर्फ बारूद नहीं फेंक रहा, बल्कि वो खौफ को हथियार बनाकर हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर हमलावर हो चुका है। और उसका मकसद महज लाशें गिराना नहीं, बल्कि इस कौम के आसाब तोड़ना है। इस पस मंज़र में आज रावलपिंडी में तरलाई के इलाके में वाक़ इमाम बारगाह के गेट पर होने वाले खुदकुश हमले का वाक़या महज एक दहशत गर्दाना कार्रवाई नहीं, बल्कि एक मुकम्मल नफसियाती जंग का हिस्सा बन गई है। वो जगह जहाँ इबादत होती है, जहाँ दुआ होती है, जहाँ इंसान ख़ुद को दुनिया के शोर से निकाल कर खुदा के सामने खड़ा करता है, वहाँ बारूद बांध कर जाना दरअसल किसी मज़हब, किसी नज़रिए या किसी जद्दोजहद का नहीं, बल्कि खालिस दरिंदगी का इजहार है। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस अफसोसनाक सानहे में 30 से ज़ायद अफराद शहीद, जबकि दर्जनों ज़ख्मी हुए, जबकि अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज डॉक्टर्स की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाके में शहीद होने वालों में IG इस्लामाबाद का कज़न भी शामिल है। अब दहशतगर्दी का ये सानहा याद दिला रहा है कि दहशतगर्दी में मरने वाला कभी हदफ नहीं होता, लेकिन सबसे पहले वही मारा जाता है जो सबसे ज़्यादा बेगुनाह होता है। और इस सानहे में तो दरिंदगी की इंतहा उस वक्त सामने आई जब कोई बाप बच्चों के लिए दुआ मांग रहा था, कोई नौजवान मुस्तकबिल के ख्वाब लेकर आया था, लेकिन सब एक ही लम्हे में इस दहशतगर्दी का ईंधन बन गए, जिसका ना कोई उसूल है, ना कोई अखलाक, ना कोई हद। यह हमला इत्तफाक नहीं था, ये एक पैगाम था, और वो पैगाम साफ था कि दुश्मन को दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ रियासत की हालिया कामयाबियाँ हज़म नहीं हो रही, क्योंकि चंद ही घंटों पहले सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक बड़ा ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल किया था, जिसने दुश्मन के नेटवर्क को हिला कर रख दिया है। यही वजह है कि दुश्मन ने मैदान छोड़कर शहरी मराकज़ का रुख किया है, क्योंकि वो जानता है कि फ़ौज से टकराने की हिम्मत अब उसमें नहीं रही। जब मैदान में शिकस्त हो तो दुश्मन इबादत गाह को निशाना बनाता है, क्योंकि वहाँ ना कोई बंदूक होती है, ना कोई हिफाजती हिसार, ना कोई जवाबी वार। ये दरअसल ताकत नहीं बल्कि कमज़ोरी की सबसे बड़ी अलामत है, क्योंकि जो लड़ने की सकत रखता हो वो छुप कर वार नहीं करता, और जो नज़रिए का दावेदार हो वो सजदागाह में खून नहीं बहाता। फितनतुल हिंदुस्तान दरअसल इस पूरी जंग का मकरू चेहरा है। ये सिर्फ दहशतगर्दी नहीं करता, बल्कि बयानियाँ भी बनाता है, झूठ भी घड़ता है, इंसानी हुकूक के नारों में छुपकर कातिलों को मजलूम भी बना देता है, और रियासती कार्रवाई को जुल्म का रंग देकर आलमी हमदर्दियाँ भी समेटने की कोशिश करता है। बलूचिस्तान में नाम नहाद लापता अफराद का शोर इसी हिकमत अमली का हिस्सा है, जिसके ज़रिए दहशतगर्दों को सियासी कारकुन और कातिलों को मजलूम बनाकर पेश किया जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि जब रियासत दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करती है तो यही फितना चीख उठता है, और उसको फ़ौरन इंसानी हुकूक याद आ जाते हैं, और पाकिस्तान को कटहरे में खड़ा करने की मुहिम शुरू हो जाती है। इस सब का मकसद ना बलोच अवाम की भलाई है, ना किसी मजलूम का दर्द, बल्कि सिर्फ ये है कि दहशतगर्दी के नेटवर्क को बचाया जाए, सहूलतकारों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और रियासत को अखलाकी दबाव में लाया जाए। बहरहाल इमाम बारगाह का सानहा हमें ये भी बताता है कि दुश्मन की जंग सिर्फ जिस्मों के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि जहनों के ख़िलाफ़ है। उसका असल हदफ ये है कि आवाम खौफ में जीना सीख लें, इस्बात से डरें, इबादत से डरें, एक दूसरे पर शक करें और हर वक्त अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार रहें। यही नफसियाती दहशतगर्दी है। जब खुदकुश हमलावर को इमाम बारगाह के गेट पर रोका गया तो उसने वहीं खुद को धमाके से उड़ा दिया, जिससे एक बार फिर ये साबित हो गया कि मारने वाला कोई और उसका मज़हब कोई नहीं, कोई खुदा नहीं, क्योंकि जो इबादतगाह को निशाना बनाए, जो किसी खुदा का पैरोकार नहीं हो सकता। ये वो मकाम है जहाँ दहशतगर्दी नज़रिया नहीं बल्कि सिर्फ बीमारी बन जाती है, एक ऐसी बीमारी जो नफ़रत से जन्म लेती है और मासूमों के खून से ज़िंदा रहती है। अब इस्लामाबाद के अस्पतालों में इमरजेंसी खून की अपीलें, रोते हुए लवाहिकीन, सफ़ेद चादरों में लिपटी लाशें, ये सब मनाजिर हमें ये एहसास दिलाते हैं कि दहशतगर्दी का असल बोझ हुकूमत और इदारों के साथ साथ आम शहरी उठाता है। यही वजह है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग सिर्फ सिक्योरिटी ऑपरेशन नहीं बल्कि इज्तिमाई शऊर की जंग है। इमाम बारगाह का सानहा दुश्मन की ताकत नहीं बल्कि उसकी शिकस्त की अलामत है। ये इस बात का सबूत है कि बलूचिस्तान में रियासती दबाव ने दुश्मन को बौखला दिया है। ये इसीलिए उसने इबादतगाह को निशाना बनाया है, लेकिन वो ये भूल गया कि ये कौम धमाकों से नहीं बल्कि शहदा के खून से
अब एक बार फिर उठती है। स्वीप नॉट माई एशेज फॉर आई एम टू राइज। हम मज़ीद मजबूत होते हैं। फ़ितरतुल हिंदुस्तान चाहे जितनी कोशिश करे, वो इस कौम के ईमान, इत्तेहाद और कुर्बानी के जज्बे को शिकस्त नहीं दे सकता। तारीख हमेशा ये लिखती है कि जो इबादत गाहों पर हमला करे वो ख़ुद तारीख के कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है, और जो कौम अपने शहदा को याद रखे वो हमेशा जिंदा रहती है। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे एवीएम एजाज महमूद मलिक, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट, हमें ज्वाइन करेंगे। इस मामले पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। इस वक्त सीनियर डिफेंस एनालिस्ट एवीएम एजाज महमूद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जो इस्लामाबाद में हुआ, और इमाम बारगाह खदीजतुल कुबरा के अंदर जिस तरीके से दहशतगर्दाना कार्रवाई हुई है, पैटर्न नज़र आ रहा है कि दहशतगर्द अब सिक्योरिटी फोर्सेस को छोड़ के सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बना रहे हैं। ज़ाहिर है द वे दे रिस्पॉन्डेड, सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो जिस अंदाज में एक्शन लिया बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ, अब जो सॉफ्ट टारगेट्स को, ये जो पैटर्न नज़र आ रहा है कि सिविलियंस को निशाना बनाया जाए, हाउ डू यू सी दैट? कितना ख़तरनाक है, कितना चैलेंजिंग होने वाला है सर? बहुत शुक्रिया जी, वालेकुम अस्सलाम। यकीनन ये जो वाक़या है, ये बुज़दिलाना कार्रवाई, ये इसकी हम जितनी मज़म्मत करें वो कम है, लेकिन ये ज़ाहिर करता है कि हमारा दुश्मन जो है वो किस कदर फ्रस्ट्रेटेड है और वो किस कदर दरपे है कि वो कोई अखलाकियात या जो जंग के मुसलमान असूल होते हैं वो उससे हट के वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए वो किसी भी तरह के जो सब कन्वेंशनल गुरीला प्रॉक्सीज, इन तमाम हथकंडों को वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने देखा कि पिछले दिनों बलूचिस्तान में एक कोऑर्डिनेटेड एक उन्होंने अटैक्स किए मल्टीपल लोकेशंस पे, जिससे वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी रीच बहुत ज़्यादा है, उनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, या उनकी आवाम में इस कदर सपोर्ट है कि वो क्विक अटैक करके मुसल्लह अफवाज पे या लॉ इन्फोर्समेंट के जो हमारे इदारे हैं उनके दफातर पर या उनके पोस्टों पर, और उसके बाद वो आवाम में जो है वो कैमोफ्लाज हो जाएंगे और अपनी जानें बचा लेंगे। लेकिन हमारी मुसल्लह अफवाज ने, लॉ इन्फोर्समेंट ने बड़ी बहादुरी के साथ उन्होंने उनका मुकाबला किया, और जो फॉलो अप ऑपरेशन हुआ, क्लीनिंग ऑपरेशन, उसमें हमने जो है उन सब लोगों को जहन्नुम हासिल किया। तो उसके रिएक्शन में अब आप ये देखिए कि उन्होंने पहले जो ये अटैक्स थे वो बलूचिस्तान या केपी में हो रहे थे, अब उन्होंने इस्लामाबाद में एक ऐसे सॉफ्ट टारगेट को एक जो है ना हमारी इबादत गाह को जो वो ये लोग देखिए, अफसोसनाक बात, ये बल्कि शर्मनाक बात ये है कि ये लोग अपने आप को BLA हो या फितरतुल हिंदुस्तान हो, खवारिजी हो, ये सब अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन इनके किरदार में, इनके जो करतूत हैं, उनमें कहीं पे भी इस्लाम या इस्लामी तालीमात का एक शाइबा भी नज़र नहीं आता। हमें तो हमारा मज़हब जो है वो दूसरों की जो मजहबी इबादत गाहें होती हैं उसको तहफ़्फ़ुज़ देना, उसका जो है एहतराम करना सिखाया जाता है, दूसरी किताबों का एहतराम करना सिखाया जाता है। और यहाँ पर ये उसी मज़हब के जिसको ये अब ठेकेदार बने हुए हैं, उसी मज़हब की इबादत गाह में ये मासूम लोगों को जो अल्लाह ताला के हुजूर जो है अपनी नमाजें अदा करने आए हुए थे, उनको शहीद करके ये क्या पैगाम देना चाहते हैं? इससे ये चीज़ मलिक साहब देखिए, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी जाफिशानी से काम किया। हमने बलूचिस्तान में देखा, ज़ाहिर है माली और जानी नुकसान दोनों उठाया है। अब जो ये सॉफ्ट टारगेट्स वाला पैटर्न सामने आ गया है, सिविलियन आबादी को निशाना बनाना, इसको भी सिक्योरिटी डोमेन में रहकर हल किया जा सकता है, या फिर आपको लगता है कि ये मामला डिप्लोमेटिक फ्रंट पे उठाना पड़ेगा, जिसमें कुछ स्टेक होल्डर्स को मिलाना पड़ेगा और फिर एंगेजमेंट के जरिए से इसको हल करना पड़ेगा, या आपको लगता है कि नहीं, ये भी सिक्योरिटी डोमेन के अंदर रह के इस मामले को टेकअप किया जा सकता है? नहीं, देखिए, ये सारा मामला जो है ये महज काइनेटिक
सिक्योरिटी अरेंजमेंट की डोमेन में इसका जो है ना एक पायदार हल नहीं निकल सकता। इसमें हमें पूरी कौम को इकट्ठे होना है, जिसको वो कहा जाता है कि होल ऑफ द नेशन अप्रोच। फिर ये पूरे मुआशरे की जिम्मेदारी है। देखिए, ये जो पैटर्न होता है गुरिल्ला वॉरफेयर का, मिलिटेंसी का, इसमें आप ये देखिए, बदकिस्मती से ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये लोग जो हैं ये तादाद में थोड़े होते हैं, लेकिन इनके पास अच्छी लॉजिस्टिक्स होती हैं, इनके पास बेहतरीन हथियार होते हैं, और इनकी तरबियत की जाती है। इस अंदाज से इनको ब्रेन वॉश किया जाता है कि ये अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी ये खुदकश हमलों की हद तक ये चले जाते हैं। तो ये जो अवामिल हैं, उसके पेश नज़र जो टारगेट सिलेक्शन और उसके टारगेट के सिलेक्शन के बाद टाइमिंग्स का जो तयन है, वो इनिशिएटिव हमेशा जो है इन लोगों के पास होता है। क्योंकि हमारा मुल्क हो या कोई भी मुल्क जिसके पास हमसे भी ज़्यादा वसाइल हों, वो हम वक्त अपने पूरे मुल्क के तूलो अर्ज में वो ना तो इतनी फूल प्रूफ सर्विलेंस कर सकता है, और ना ही हर जगह पे वो जो है रिस्पांस जो है, जो प्रीएम्प्टिव रिस्पांस है, उसको क्रिएट किया जा सकता है। तो इसलिए इनके पास ये इनिशिएटिव तो रहेगा। अब हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले तो हर फर्द को, जिसमें आप, मैं, हमारे असातिज़ा, हमारे तालिबे इल्म, हमारे छोटे बड़े लोग, सब इस चीज़ की जिम्मेदारी लें कि हमने अपने माहौल को, अपने इर्द गिर्द जो है, हमने अपने कान, अपनी आंखें खुली रखनी है। अगर कोई ऐसा शख्स जो है वहाँ पे हमें नज़र आता है, कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है, कोई ऐसी मूवमेंट नज़र आती है जो एक रूटीन से हटके है, हमें उसको रिपोर्ट करना है, क्योंकि ये हमले एक दिन में नहीं हो सकते। बिल्कुल सही, लेकिन देखिए गिवन रियलिटी है। देखिए सर, इसके लिए पहले से प्लानिंग की होती है। जी, हमारे ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर यकीनन चैलेंजेस हैं। खासतौर पे वेस्टर्न बॉर्डर की अगर बात की जाए, अफगानिस्तान वाला जो फ्रंट है, हमने बहुत बात करके देखी, इंगेज करके देखा, बात का कोई मस्बत नतीजा निकला नहीं, कोई मस्बत ब्रेक थ्रू हुआ नहीं। यूएस इस सारे मामले में, हम ये कहते हैं कि इंटरनेशनली हमारा अब यूएस के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा है, या पाकिस्तान को एक्नॉलेज किया जा रहा है, इंडोर्स किया जा रहा है, वो क्या रोल प्ले कर सकता है? देखिए, यूएस हो या कोई दूसरी ताकत हो, बात यह है कि डिपेंड करता है कि उनका अपना क्या इंटरेस्ट है या अपना क्या पर्सपेक्टिव है। अगर हम ये समझें कि किसी भी दोस्ती के बुनियाद पे या किसी ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप की बुनियाद पे कोई दूसरा मुल्क हमारे साथ मुखलिस होगा, तो ये आजकल की जो दुनिया है, बदकिस्मती से जहाँ कोई कानून नहीं है, जहाँ पूरी दुनिया में जंगल का कानून है। अगर दुनिया में कोई इंटरनेशनल लॉ होता, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की कोई रिट होती, तो आज गजा में जो है मुसलमानों की जो है ना ब्रॉड डे लाइट में उनकी जेनोसाइड ना हो रही होती। तो दुनिया में तो कोई कानून है नहीं। तो हर मुल्क ये देखता है कि किसी काम में या किसी दूसरे की मदद करने में मेरा क्या फ़ायदा है। तो बदकिस्मती से इस वक्त आप ये देखिए कि अफ़गानिस्तान या ये जो खिता है, ये अमेरिका या वेस्टर्न पावर्स की प्रायोरिटी लिस्ट पे नहीं है, क्योंकि वो खुद जो है एम्ब्रॉयड हैं। बट सर, वी नीड टू मेक देम रियलाइज ना कि आपका छोड़ा हुआ असला आज हमारे निहत्ते शहरियों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। ये ब्लड शेड जो हो रहा है, ये इसमें आपका भी जाहिर है वो बड़ा रोल है, आपका किया धरा है ये। जी बिल्कुल, ना सिर्फ ये कि इस ब्लड शेड में ये असला, बल्कि ये जो मैस क्रिएट किया गया है, जो 20 साल वहां पे कोलिशन फोर्सेस रही हैं, वो इस मुल्क को स्टेबलाइज नहीं कर सके, या जिन स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स के लिए उन्होंने यहाँ पे वो चढ़ दौड़े थे 9/11 के बाद, उसमें से उन्होंने कौन सा मकसद अचीव किया? कहाँ गए वो आरओजीज या रीबिल्ड करना, या वहाँ पे उनके री इक्विप करना अपने अमन अमान के लिए? वो तो सिर्फ अपना वक्त गुजार के यहाँ से चले गए। और हमारे, क्योंकि हम अपना जोग्राफिया चेंज नहीं कर सकते, हम अपने हमसाए चेंज नहीं कर सकते, तो हमारे पीछे जो है, हमारे
अकब में उन्होंने हमारे लिए जो है एक ऐसा फ्लैश पॉइंट छोड़ गए जो आज हमारे लिए चैलेंज बना हुआ है। तो जिस तरह मसला कश्मीर में जो एक आज तक दो बड़े न्यूक्लियर मुल्कों के दरमियान एक तनाज़े का बाइस है, जिस तरह उसको शुरू करने की जिम्मेदारी ताज बरतानिया पे होती है, इसी तरह अफगानिस्तान में इनको तालिबान को इस नहज तक लाने की जिम्मेदारी अमेरिका पे होती है। तो हमें उनसे कोई खैर की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। AVM शहजाद महमूद मलिक साहब, आई हैव टू क्लोज इट हियर सर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। एनालिस्ट AVM शहजाद महमूद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ऑपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई 8 फरवरी को एहतजाज करने जा रहे हैं, जिस पर सियासी हलकों में उनके तर्ज सियासत पर शदीद तनकीद की जा रही है और उनके इस एहतजाज को सियासी बेहिसी करार दिया जा रहा है। दरहकीकत महमूद खान अचकज़ई की जानिब से इतवार के रोज़ हड़ताल का ऐलान ऑपोजिशन की उस मजमूई सियासी हालत की अक्कासी करता है जिससे वजह तौर पर सियासी दिवालियापन कहा जा सकता है। ऐसे वक्त में जब मुल्क को दरपेश असल मसाइल संजीदा और फौरी तवज्जो के मुतकाज़ी हैं, ऑपोजिशन की सियासत महज नुमाइशी नारों, अलामती एहतजाज और मीडिया में जगह बनाने की कोशिशों तक महदूद होकर रह गई है। जिन दुकानों और कारोबारों का इतवार के दिन वैसे ही बंद होना मामूल है, उन्हें बंद कराने को हड़ताल का नाम देना एक ऐसा सियासी ड्रामा मालूम होता है जिसका मकसद आवाम को मुतासर करना नहीं बल्कि सिर्फ ये तासुर देना है कि कोई बड़ी अवामी तहरीक जन्म ले रही है। हालांकि ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरक्स हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ऑपोजिशन खुसूसन महमूद खान अचकज़ई और उनके हमख्याल अनासर की सियासत की बुनियादी मनफी जज्बात, इस्तराब और अदम इस्तेहकाम पर खड़ी है। ऐसे में रात के वक्त मशल बरदार रैलियों का ऐलान भी उसी सियासी नफ्सियात का हिस्सा है, जिससे ये पैगाम वाज़ेह हो रहा है कि दिन की रोशनी में एहतजाज के दौरान जब आवाम की हकीकी तादाद सामने आ सकती है, इसलिए इन रैलियों का इनेकाद मुमकिन नहीं है। इसलिए अंधेरे का सहारा लिया जा रहा है। अंधेरे में चंद दर्जन अफराद भी सैकड़ों का हुजूम दिखाई दे सकते हैं और यही तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल करके ये तासुर दिया जाता है कि आवाम बड़ी तादाद में हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। नाक़िदीन के नज़दीक दर हकीकत एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम होती है जिसका मकसद हकीकत को बदलना नहीं बल्कि हकीकत को छुपाना होता है। दूसरी जानिब ये कॉल PTI के अंदरूनी इख्तलाफात को भी खुलकर सामने ले आई है। पार्टी का एक बड़ा धड़ा पहले ही इस कन्फ्यूजन का शिकार है कि तहरीक इंसाफ की सियासी समत क्या है, और अब महमूद खान अचकज़ई जैसी गैर मुतल्लिका और मुतनाज़ा शख्सियत की क़यादत में चलने का ऐलान उनके लिए नज़रियाती शिकस्त के मुतरादिफ है। बहुत से कारकुनान और रहनुमा इस बात को अपनी सियासी तौहीन समझते हैं कि एक ऐसी शख्सियत जिसका PTI के बुनियादी नज़रिए से कोई बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं, वो पार्टी के एहतजाजी बयानिए की अलामत बन गई है। ये सूरत हाल जाहिर करती है कि ऑपोजिशन ना सिर्फ अवाम में बल्कि अपने अंदर भी इत्तेहाद और वाज़ेह क़यादत से महरूम हो चुकी है। दूसरी जानिब सियासी हलकों के नज़दीक हुकूमत तमाम तर तनकीद के बावजूद कम अज़ कम मुआशी महाज पर कुछ अमली इक़दामात के ज़रिए अपनी कारकर्दगी दिखाने की कोशिश कर रही है। महंगाई में निस्बतन कमी, माशी आशारियों में बेहतर और फिर बैन अक़वामी सतह पर एतमाद की बहाली जैसे अवामिल ये साबित करते हैं कि हुकूमत का फोकस एहतजाज नहीं बल्कि इंतज़ामी उमूर पर है। इसके बरक्स तहरीक इंसाफ पर यह इल्ज़ाम लग रहा है कि उसने एहतजाजी सियासत को ही अपनी वाहिद पहचान बना लिया है। ये तासुर आम है कि उनके पास ना कोई वाज़ेह माशी मनसूबा है, ना कोई मुतबादिल पॉलिसी फ्रेमवर्क है, बल्कि हर मसले का हल सड़कों पर निकलना और रियासती इदारों पर दबाव डालना समझा जाता है। अब आम तासुर यही है कि मुल्क के अवाम इस तरह से सियासत से बुरी तरह उकता चुके हैं। गुज़श्ता कई बरसों में धरने, लॉन्ग मार्च, हड़तालें और एहतजाज आवाम के लिए किसी बेहतरी का बायस नहीं बन सके बल्कि उल्टा रोज़मर्रा ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल हो गई है। कारोबार मुतासर हुआ है, तालीमी सरगर्मियाँ रुकी हैं और आम शहरी ज़हनी दबाव का शिकार है। आज आवाम की अक्सरियत ये चाहती है कि सियासतदान एहतजाज की बजाय गवर्नेंस, रोज़गार, तालीम और सेहत जैसे बुनियादी मसाइल पर तवज्जो दें। लोगों को नारों नहीं बल्कि अमली हल की ज़रूरत है। अब दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दोबारा याददाश्त पेश करना भी इस सियासी हिकमत अमली का हिस्सा है जिसका मकसद असल मसले का हल नहीं बल्कि मीडिया की तवज्जो हासिल करना है। नाक़िदीन की नज़र में अदलिया पर दबाव डालने की ये कोशिशें माजी में भी नाकाम रही हैं और अब भी उनका अंजाम मुख्तलिफ नज़र नहीं आता है। ये अमल दरअसल ये जाहिर करता है कि ऑपोजिशन के पास ना अवामी ताकत है और ना ही पार्लिमानी सतह पर कोई मौसर किरदार, इसलिए वो अदालतों और मीडिया को बतौर सियासी हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। जबकि ऑपोजिशन पर यह इल्ज़ाम भी लग रहा है कि वो मशल बरदार रैलियों के नाम पर सादा लौ नौजवानों को उकसा कर ये पैगाम दे रही है कि वो किसी बड़ी इनकलाबी तहरीक का हिस्सा है। हालांकि हकीकत यह है कि उन्हें सिर्फ फ्रंट लाइन पर खड़ा करके खुद सियासतदान महफूज कमरों में बैठे रहते हैं। जब हालात ख़राब होते हैं, गिरफ्तारियों और मुकदमात का सामना
उन्हीं नौजवानों को करना पड़ता है, जबकि मरकज़ी क़ियादत खैबर पख्तूनख्वा हाउस या दीगर महफूज मकामात पर बैठकर बयानबाजी में मसरूफ़ रहती है। सबसे अफसोसनाक पहलू यह है कि मुल्क इस वक्त दहशतगर्दी की नई लहर की लपेट में है। इस्लामाबाद में इमाम बारगाह के गेट पर फितनतुल हिंदुस्तान का बुज़दिलाना हमला इस बात की वाज़ेह मिसाल है कि मुल्क को दाखिली सलामती के संगीन चैलेंजेस दरपेश है। ऐसे हालात में सियासी क़यादत का अव्वलीन फ़र्ज़ ये होना चाहिए कि वो कौमी इत्तेहाद, यकजहती और इस्तेहकाम की बात करे, मगर महमूद खान अशरकज़ई की जानिब से एहतजाजी सियासत को हवा देना सियासी बेहिसी का मुँह बोलता सबूत है। जब दुश्मन कुव्वतें रियासत को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने के दरपे हों तो अंदरूनी तौर पर इंतशार फैलाना दरअसल इन्हीं कुव्वतों के एजेंडे को मजबूत करने के मुतरादिफ है। बहरहाल महमूद खान अशरकज़ई की हड़ताल और बशर बरदार रैलियों का ऐलान किसी अवामी तहरीक का इजहार नहीं बल्कि अपोजिशन के सियासी दिवालियापन की अलामत है। ये एक ऐसी सियासत है जो ना ज़मीनी हक़ाइक़ से जुड़ी हुई है, ना अवामी मसाइल का हल पेश करती है, बल्कि सिर्फ वक्ती शोर, नुमाइशी हुजूम और सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे पर खड़ी है। मौजूदा हालात में मुल्क को एहतजाज नहीं बल्कि इस्तेहकाम, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कौमी यकजहती और मस्बत सियासी मुकालमे की ज़रूरत है, मगर बदकिस्मती से अपोजिशन की सियासत इस समत जाने की बजाय मुसलसल मनफी और गैर संजीदा रास्ते पर गामज़न नज़र आती है। सारे मामले को लेकर अपोजिशन क्या कोई मौसर हिकमत अमली दिखा सकती है जिससे वाकई हुकूमत पर दबाव बढ़े अब या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, एक और इंपॉर्टेंट स्टोरी शेयर करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ ही। श्रीलंका की जानिब से पाकिस्तान से आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ मैच के बाइकआउट के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दरअसल एक सफारती और माशी नौयत की अपील है जिसे महज क्रिकेट के तनाजुर में नहीं बल्कि खत्ते के मजमूई स्पोर्ट्स कल्चर और इक्तसादी मफादात के तनाजुर में देखा जा रहा है। श्रीलंका क्रिकेट ने बाकायदा तौर पर पीसीबी को ख़त भी लिखा है जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि दोनों रिवायती हरीफों के दरमियान 15 फरवरी को कोलंबो में शेड्यूल इस हाई प्रोफाइल मैच की मनसूखी से श्रीलंका क्रिकेट को भारी माली नुकसान का सामना करना पड़ेगा और किसी भी किस्म की अदम शिरकत के दूररस असरात होंगे जिनमें नुमाया माली नुकसान और मुतवक्के सियाहती आमदन भी में उसमें कमी शामिल है। और ख़त के मुताबिक पाक भारत मैच के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं, टिकट्स की फ़रोख्त समेत मेज़बानी की तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। इसी ख़त में एक अहम नुक्ता ये भी शामिल है कि श्रीलंका क्रिकेट ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का साथ दिया है और आखिर में पीसीबी से अपील की गई है कि गैर मामूली हालात, दोनों बोर्ड्स के दरीना ताल्लुकात और क्रिकेट के वसीतर मफाद को पेश नज़र रखा जाए। जबकि श्रीलंका मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के बाइकआउट के ऐलान के बाद बड़ी तादाद में शायकीन ने होटल बुकिंग मनसूख कर दी है जिससे टूरिज़म सेक्टर मुतासर हुआ है। अब इस तमाम ख़त का लुबे लुबाब ये है कि श्रीलंका इस मामले को सिर्फ एक मैच की मनसूखी नहीं बल्कि एक बड़े माली, सफारती और स्पोर्ट्स डैमेज के तौर पर देख रहा है और इसीलिए उसने नहायत मोहतात मगर मौसर अंदाज में पाकिस्तान से फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त की है। साथ ही सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात की यकीन दहानी भी कराई गई है ताकि किसी भी किस्म के खदशात की गुंजाइश बाकी ना रहे। अब असल सवाल ये है कि पीसीबी श्रीलंका की इस अपील पर अपना फ़ैसला वापस ले सकता है। इसका जवाब सादा हाँ या ना में देना मुश्किल है क्योंकि ये मामला महज एक क्रिकेट बोर्ड के फ़ैसले तक महदूद नहीं बल्कि इसमें पाकिस्तान के अपने उसूली मौक़िफ़ जैसे कई अवामिल शामिल हैं। उसूली तौर पर पीसीबी एक ज़िम्मेदार क्रिकेट इदारा है जो अपने फ़ैसले हमेशा इदारा जाती मफाद, कौमी वक़ार और आलमी क्रिकेट के तकाज़ों को सामने रख कर करता है। इसलिए अगर किसी फ़ैसले पर नज़रसानी होती भी है तो वो जज्बात या दबाव की बुनियाद पर नहीं बल्कि मुशावरत, कानूनी पहलुओं और बैनुल-अक़वामी तकाज़ों को देखते ही होगी। ये भी हकीकत है कि दीगर क्रिकेट बोर्ड्स की जानिब से भी पाकिस्तान को बाइकआउट ना करने और फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त की जा रही है जिससे ये वाज़ेह होता है कि आलमी क्रिकेट बरादरी इस मैच को महज एक मुकाबला नहीं बल्कि वर्ल्ड कप के तिजारती, नशरियाती और शायकीन के जोश से जुड़ा हुआ इवेंट समझती है। ताहम पाकिस्तान के लिए सबसे अहम पहलू ये होगा कि आया इस फैसले की वापसी से उसके उसूली मौक़िफ़, सलामती के खदशात या किसी बड़े इदारा जाती फ़ैसले पर असर पड़ता है या नहीं। अगर पीसीबी ये समझता है कि हालात वाकई गैर मामूली हैं, सिक्योरिटी और इंतज़ामी पहलू मुकम्मल तौर पर तसल्ली बख्श हैं और इससे पाकिस्तान के किसी बुनियादी मौक़िफ़ पर जद नहीं पड़ती तो मुमकिन है कि वो आईसीसी के फ़ोरम पर इस मामले को दोबारा ज़ेर गौर लाए। लेकिन अगर पीसीबी ये समझे कि फ़ैसला किसी बड़े उसूल या तवील मुद्दती पॉलिसी से जुड़ा हुआ है तो फिर महज माली या सफारती दबाव की बुनियाद पर इसमें तब्दीली करना मुश्किल होगा। यूँ मजमूई तौर पर देखा जाए तो श्रीलंका की अपील वज़न रखती है लेकिन हतमी फ़ैसला जज्बात नहीं बल्कि इदारा जाती सोच, बैनुल-अक़वामी क्रिकेट, बैनुल-अक़वामी सियासत और पाकिस्तान के मजमूई मफाद की बुनियाद पर ही मुमकिन होगा। लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे ही खतूत
जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है, BCCI है, उसको भी लिखे जाने चाहिए और उनको याद दिलाया जाना चाहिए कि उनका जो तर्ज अमल रहा है खेल के मैदान में, उसने जेंटलमैन स्पोर्ट्स को ख़राब किया है। उसमें भारतीय क्रिकेटर्स का पाकिस्तानी टीम से हाथ ना मिलाना, और जाहिर है उसके पीछे भी पॉलिटिकल इंटेंशंस शामिल हैं, उसके पीछे भी जो BJP सरकार है, मोदी सरकार है, वो शामिल है। और भारत की जानिब से जिस तरीके से खेल के मैदान को कैपिटलाइज़ किया गया फॉर देयर ओन सेक, फॉर देयर पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट, उनको भी तवज्जो बल्कि शर्म दिलाई जानी चाहिए कि उनकी जानिब से जो कुछ हुआ वो बिल्कुल अनजस्टिफाइड था। और फिर जो ICC और BCCI का नेक्सस है, गठजोड़ है, अब वो भी ख़त्म होना चाहिए। ये ख़त्म होगा तो तब ही हम आगे चल पाएंगे। ये उसूली मौक़िफ़ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और पूरी पाकिस्तानी कौम का है, इस उसूली मौक़िफ़ पर डट जाने का वक्त है और अपनी डिमांड्स पूरी कराने का वक्त है, ताकि इस मामले को, इस पर्टिकुलर मैटर को, अब जब वो कहते हैं ना कि ऊँट पहाड़ के नीचे है, तो इसको इफेक्टिवली कैपिटलाइज़ किया जा सके। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।